बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे तो अमित शाह को अडवाणी का टिकट काट करके गांधीनगर से लड़वाया जा रहा है और नितिन गडकरी को नागपुर से दोबारा से मैदान में उतारा गया है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद नितिन गडकरी। नितिन जी, आपको नागपुर से दोबारा से मैदान में उतारा गया है, किस ढंग से देखते हैं, कितनी तैयार हैं और 2014 और 2019 में क्या फर्क है? 2014 में पहली बार मैं चुनाव में खड़ा था, तब उसके पहले मैं महाराष्ट्र में मंत्री था 95-2000 में, तो मैंने वहाँ पीडब्ल्यू मिनिस्टर करके नागपुर में कुछ काम किया था। पर उसके बाद में मुझे पहली बार लोकसभा में मैं पब्लिक से खड़ा रहा हूँ और मैं करीब 3 लाख वोटों से जीता। अब 5 साल में मैंने इतना अच्छा काम मैंने किया है, अच्छा मैंने नहीं कहना चाहिए, लोग भी कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मेरी मार्जिन 1-1.25 लाख वोटों से बढ़ेगी और मैं निश्चित रूप से चुनाव जीतूंगा। हमारी सरकार ने, राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री फडणवीस जी के नेतृत्व में दोनों जगह नागपुर में बहुत अच्छा काम हुआ। मेट्रो आई है, रोड बड़े बड़े बने हैं, आईएम आया है, एम्स आया है, हमारे यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, हमारे यहाँ मल्टी मॉडल हब स्टेशन 1200 करोड़ का वो टेंडर निकल गया है। एक प्रकार से नागपुर में इतना बदलाव आया है कि मेरा विश्वास है कि ये परफॉर्मेंस कार्ड जो है, इसके आधार पर जात पंथ धर्म भाषा कोई कभी हमने की नहीं, इसके आधार पर आम जनता बहुत अच्छी तरह से चुन कर देगी और मैं पिछले मार्जिन से भी ज़्यादा वोटों से जीतूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। नितिन जी, 2014 में मोदी लहर थी और अब 2019 में चीज़ें फ़र्क है, क्योंकि शिवसेना भी विरोधियों की तरह बात करती है, सरकार पे सवाल उठाती है केंद्र सरकार के कई डिसीजंस को लेकर के। तो आपको लगता है कुछ फ़र्क पड़ेगा? कितना चैलेंज होगा 2019 आपके लिए, क्योंकि आप दिल्ली में ज़्यादा रहे हैं, आप केंद्र के नेता बन गए हैं स्टेट की बजाय, तो शिवसेना कितना साथ दे पाएगी अंदर खाते और काम का? आपका केंद्र का नेता बना इसका मतलब मेरा नागपुर में ध्यान नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हर सप्ताह में नागपुर जाता हूँ और आपको ताज्जुब होगा अशोक जी, मैं 1.5-2 हज़ार लोगों को मिलता हूँ और मेरा जनसंपर्क नीचे से नीचे लेवल तक के लोगों तक रहा है और इसलिए मेरा विश्वास है कि लोगों का समर्थन मिलेगा। दूसरी बात यह है कि भाजपा और शिवसेना में अब पुरानी बातें भूलकर दोनों पार्टियां एक होकर काम कर रही है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार में जो काम हुआ है 2014 के बाद, ये काम 50 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना 5 साल में हुआ है और इसके आधार पर निश्चित रूप से जनता हमको बहुत प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारों को और एनडीए को जिताएगी और हमारी सरकार आएगी और मोदी जी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है। नितिन जी, एक सवाल ये उठता है कि अडवाणी जी को टिकट काट करके अमित शाह को दिया गया है, तो ये माना जाए कि अब अडवाणी युग खत्म हो गया है? पहले वाजपेयी अडवाणी का युग हुआ करता था, अडवाणी जी, जोशी जी बचे थे उस युग के जो अटल जी के साथ के थे, तो आपको लगता है क्या वजह क्या रही उनका टिकट काटने की? क्या उनको कंसल्ट किया गया था, उनको इन्फॉर्मेशन दी गई थी, इस बात की जानकारी दी गई थी? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि अटल जी, अडवाणी जी हमारे पार्टी के संस्थापक हैं। टिकट उनको देने से न देने से ये अलग बात है। पहली बात तो ये है कि उनका विचार, उनका नेतृत्व पार्टी के सभी कार्यकर्ता और आज सभी लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं, वो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। रही बात ऐसी है कि अलग अलग विषयों पर कभी उम्र की भी बात है, सब बातों पर पार्टी ने ये निर्णय किया है और ये निर्णय करने के बाद पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय, इसके ऊपर इससे ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा। पर अडवाणी जी के बारे में पार्टी पूरी तरह सम्मान रखती है, उनका आदर करती है और अडवाणी जी और उनके विचार, उनका व्यक्तित्व, नेतृत्व कल भी हमारे प्रेरणा स्रोत रहेगा था और आगे भी रहेगा, यही उनके बारे में हम सबकी भूमिका है। क्या ये पार्टी ने डिसाइड किया कि जो 75+ हैं, 75 पार के जो नेता हैं, उनको किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा? डॉक्टर जोशी का भी आज अनाउंस नहीं किया गया, कलराज मिश्रा ने मना कर दिया चुनाव लड़ने से, खंडूरी हैं, कोश्यारी हैं, शांता कुमार हैं, जो इस लीग के पूरे नेता हैं, क्या सबको किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा? ये पॉलिटिकल पार्टी में जनरेशन बदलती रहती है और मेरा विश्वास है कि पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, इनका ये सर्वोच्च अधिकार है। कौन सा निर्णय क्यों हुआ और क्यों हो रहा और क्यों नहीं हुआ, इसकी चर्चा मीडिया के साथ नहीं हो सकती, इसकी चर्चा पार्टी के प्लेटफॉर्म पर ही हो सकती है। और आप जो कुछ पूछ रहे हैं, इन सब बातों का जवाब मैं मीडिया में देना उचित भी नहीं समझता और पार्टी में इस सब बातों का विचार होता है, उसके बाद ही निर्णय होता है, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। नितिन जी, एक वक्त अटल अडवाणी की जोड़ी होती थी,
उसके बाद नरेंद्र मोदी आए और अमित शाह आए, तो आपको लगता है कि अब अटल अडवाणी की जोड़ी जो थी उनकी जगह रिप्लेस कर दिया मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने? मुझे लगता है इस प्रकार की रिप्लेसमेंट की भाषा भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं थी। हमारे पार्टी का, मैं जब अध्यक्ष था तो एक बड़ा बैनर पार्टी के कार्यालय के पीछे सामने दिखा था कि कंट्री फर्स्ट, बाद में पार्टी और उसके बाद मैं। और यही संस्कार अटल जी, अडवाणी जी ने हमको दिया। यही मोदी जी और शाह जी के चाल चलन व्यवहार में है कि हम राष्ट्रवाद के विचारों को लेकर, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का सामाजिक आर्थिक चिंतन हमको दिया है, और जो समाज के शोषित है, पीड़ित है, दलित है, गांव गरीब मजदूर किसान है, उनका हम कल्याण करें और राष्ट्र का पुनर्निर्माण करके सामाजिक आर्थिक समता भी प्रस्तापित करें। मुझे लगता है वो एक मिशन है, हम सब उसमें मिशन में काम करने वाले कार्यकर्ता है और यही हमारी पहचान है। कांग्रेस ने अडवाणी को जब टिकट काटा है उसको लेके एक ट्वीट किया है, एक बयान दिया है कि जब अपने बड़ों का सम्मान नहीं कर सकते नरेंद्र मोदी, तो आम जनता का क्या सम्मान करेंगे वो? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि किसको टिकट मिलता है या नहीं मिलता है, इसका संबंध उसके सम्मान से नहीं होता। कांग्रेस पार्टी में भी अनेक लोगों को टिकट नहीं मिला, ज्येष्ठ लोगों को, तो क्या उन्होंने उनका अपमान किया, ऐसा अर्थ निकाला जाएगा क्या? अडवाणी जी के प्रति मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, आदर आज भी उतना ही है जो पहले था। अब प्रश्न ऐसा है कि टिकट के बारे में आज उनकी उम्र, उनकी शारीरिक स्थिति, इसका पार्टी में विचार करके निर्णय किया गया। और इसलिए मुझे लगता है ये निर्णय जो है, ये निर्णय अडवाणी जी के प्रति कोई अपमान करने वाला नहीं है। अडवाणी जी के प्रति मान, सम्मान पार्टी में कल जो था वही आज है, इतना मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। नितिन जी, जो मुद्दे हैं चुनाव के, वो जो 2014 में मुद्दे थे, उस वक्त आप 10 साल के जो काम थे सरकार के, यूपीए सरकार के, उसको उठा करके आए थे कि हम अच्छे दिन लाएंगे। हम जो कमिटमेंट की गई थी 15 लाख खातों में जाने की, ब्लैक मनी का मामला था। तो 2019 में क्या मुद्दे बदल गए हैं अब? क्योंकि लोग आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया 5 साल में। देखिए, 5 साल में इस देश की तस्वीर बदली हुई है। पहली बात, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे दुनिया में भारत की आन बान, सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ी हुई है। तीसरी बात, मैं आपको पूछता हूँ, क्या 7 करोड़ लोगों को गैस के सिलेंडर और सेगड़ियाँ मिली और कोई डिस्क्रिमिनेशन न करते हुए मिली? ये सच नहीं है। जो 3.5 करोड़ बैंकों में खाते थे वो 34 करोड़ हुए और 70,000 करोड़ का डिपॉजिट आकर उनको बेनिफिट मिला? ये सच नहीं है। क्या जो लोगों के घर में बिजली थी वो बिजली पहुंच गई? ये सच नहीं है। मैं आपको पूछना, रोड पूरे देश में, एक्सप्रेस हाईवे, टनल्स, रोड्स बने, ये सच नहीं है। 100 एयरपोर्ट बनाकर रीजनल एयरलाइंस चालू करके विमान में प्रवास करने संख्या की 3 गुना 4 गुना संख्या में बढ़ोतरी भी, क्या स्थिति नहीं है? मुझे बताइए, किसानों के लिए फसल बीमा योजना हो, 1,88,00,000 हेक्टेयर का सिंचाई हो, और उसके साथ साथ अभी 6,000 रुपये हम किसानों के अकाउंट में जमा कर रहे हैं। एमएसपी हमने 2.5 गुना बढ़ाई है। क्या ये एक सरकार की उपलब्धि नहीं है? मैं आपको बताता हूँ, ऐसे कई बातें मैं गिना सकता हूँ। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए, इकोनॉमिक रिफॉर्म किए, जीएसटी को लाया और काला धन के खिलाफ नोटबंदी का भी विषय लेकर आए। तो ये पूरे 50 साल में जो काम नहीं हो पाया, वो काम इस 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने करके दिखाया है। अब जनता को भी ये पता है। इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के आधार पर अभी इसके पहले हादसे होते थे, आतंकवादी आते थे, बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, निरपराध लोग मरते थे। पहली बार आतंकवाद के मुकाबले में कोई जवाब देने वाली सरकार की हिम्मत है तो मोदी जी की सरकार ने वो दिखाई है। ये सच नहीं है। और इन सब बातों के आधार पर हिंदुस्तान की जनता प्रसन्न है, हमारे समर्थन में खड़ी है। और ये जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है 5 साल का, इसमें जनता हमको मेरिट में पास करेगी और हम निश्चित रूप से चुन कर आएंगे। और जनता की अपेक्षा में अभी जो 5 साल में हमने काम किया है, ये तो केवल अभी तो न्यूज़ रील थी। असली फिल्म जो है वो अगले 5 साल में होगी। देश, हमारा भारत देश दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बनेगा। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा। भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से देश मुक्त होगा और सुरक्षा की दृष्टि से भी ताकत और शक्ति के साथ देश खड़ा होगा। यही बात, यही सपना हमने पूरा किया है और आगे भी इसी पे काम करेंगे। यही सरकार की विशेषता है। इस बार पार्टी सबसे बड़ा मुद्दा क्या लेके जाने वाली है चुनाव में? देखिए, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। लोग परफॉर्मेंस के आधार पर चुनाव जीत नहीं सकते। वो जातीयवाद की, सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं। हमने गंगा को शुद्ध करके नहीं दिखाया। आज प्रियंका जी गंगा में जा रही है और पानी पी रही है। ये शुद्ध पानी करने का श्रेय हमारी सरकार को नहीं है।
आज प्रयागराज से लेकर वाराणसी बोट में घूम रही है, वो जलमार्ग हमने बनाया, वो सच नहीं है। वो तो हम नहीं करते तो आज कैसे जाती। हर चीज में हमने कहा वो करके दिखाया, जो नामुमकिन था वो करके दिखाया। और हमारा परफॉर्मेंस 5 साल का, हमने किए हुए कार्य और जनता को उसकी मिली राहत, इसी के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और इसी के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे, यही हमारा विश्वास है। प्रियंका गांधी का क्या असर पड़ने वाला है? उत्तर प्रदेश में वो लगी हुई हैं, लगातार विजिट कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। वो लोकतंत्र है, हर पार्टी और हर नेता को अधिकार है, जिसमें जितना दम है वो प्रचार कर ले, चाहे, हमें कोई नाराजी नहीं है। हमारा विश्वास है कि जो कार्य हमने किया है और जिस प्रकार से देश की तस्वीर बदली हुई है, भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से देश को मुक्ति मिली है, निश्चित रूप से इसके आधार पर हिंदुस्तान की जनता जात, पंथ, धर्म, भाषा का विचार न करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी और पहले से भी ज्यादा सीटें हमको मिलेगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। ये कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी की छवि दिखती है प्रियंका गांधी में, उसका एक इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, ये मीडिया की चर्चाएं होती रहती है, आपको भी कुछ ना कुछ चर्चाएं चाहिए, ऐसे मुद्दे उठते रहते हैं। जनता की अदालत में जनता निर्णय करेगी। नितिन जी, विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी मुद्दों को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है। असली मुद्दे जो सवाल थे, बीजेपी जो 2014 में कमिटमेंट करके आई थी, उन मुद्दों को छोड़ करके कभी चौकीदार को लेके चली जाती है कि मैं चौकीदार हूं। इनसे क्या मिलना है? असली मुद्दों से डाइल्यूट कर रही है बीजेपी। कोई मुद्दों से डाइल्यूट नहीं कर रही, ये तो चलते रहता है, कभी कभी चर्चाएं होती रहती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, उसके जवाब में कुछ होते रहता है। बीजेपी स्ट्रांगली अपने किए हुए परफॉर्मेंस के आधार पर खड़ी है। मोदी जी ने दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है और आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने एक खंभीर नेतृत्व लोगों को दिखाया है। और गांव, गरीब, मजदूर, किसान की कल्याण की बातों को लेकर हमारी जो अलग अलग योजनाएं हैं, चाहे वो आयुष्य योजना हो, सभी योजना के बेनिफिट, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जलमार्ग हमने बनाए हो, इन सब बातों का इम्पैक्ट समाज पर है, जनता पर है और लोग उसके परिणाम के कारण उसका उनको अनुभूति भी हुई कि उसका फायदा भी हुआ है। और इन सब बातों को ध्यान में लेते हुए हिंदुस्तान की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ खड़ी है और मेरे मन में कोई संशय और संकोच नहीं है कि इसमें कोई तकलीफ होगी। हम पूरी ताकत के साथ, फुल मेजोरिटी के साथ फिर से एक बार चुन कर आएंगे, ये मेरा विश्वास है। रोजगार को लेकर भी नितिन जी बड़ा सवाल उठता है। विपक्ष रोजगार को मुद्दा बनाया हुआ है कि जो कमिटमेंट की गई थी मोदी की तरफ से कि हम इतना रोजगार देंगे, कहीं दिख नहीं रहा है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी सेक्टर में तो नौकरी है ही नहीं बिल्कुल भी। तो इसको कैसे एड्रेस करेगी? देखिए, मेरे डिपार्टमेंट में मैंने 11 लाख करोड़ के रोड के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए। शिपिंग, पोर्ट और इनलैंड वाटरवे में 5 लाख करोड़ सागरमाला पकड़ के काम हुआ, 16 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ के काम इरिगेशन में, यानी हमारे वाटर रिसोर्सेस मिनिस्ट्री और गंगा रिजर्वेशन में हुआ। 17 लाख करोड़ का काम हुआ है। आईआईटी का एक रिपोर्ट है कि जब 1000 करोड़ का काम होता है तो कम से कम 10,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलता है और कम से कम 25,000 लोगों को इनडायरेक्ट काम मिलता है। अब मुझे बताइए, ये 17 लाख करोड़ के काम देश में हुए नहीं? मैं तो लिस्ट देता हूँ आपको, पूरी तरह ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड और करप्शन फ्री। 17 लाख करोड़ के काम करने के लिए किसी को हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ी और इसलिए मेरा दृढ़ विश्वास है कि इससे काफी लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब हम खेती में किसानों के लिए भी काम कर रहे हैं और इससे नया रोजगार निर्माण होगा। अब हमने बायोफ्यूल की बात की है, 7 लाख करोड़ का जो इम्पोर्ट है, इसके बजाय 2 लाख करोड़ का देश में बायोफ्यूल की इंडस्ट्री बनेगी और वनवासी, आदिवासी एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा फ्यूल बनेगा। 26 जनवरी को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर, हमारे विमान बायो एविएशन फ्यूल पे चले। एक स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली 25% उस पर आया। हमने इतने इनोवेशंस और रिसर्च के साथ जो कुछ काम किया है, उसके आने वाले समय में और रोजगार निर्माण होंगे। क्या 2.5 करोड़ लोगों को घर मिल रहे, उसमें रोजगार निर्माण नहीं हुए? रोजगार निर्माण हुए। और रोजगार में क्या होता है, कभी कुछ सेक्टर डाउन होते हैं, कुछ अप होते हैं। अब रियल एस्टेट के सेक्टर में थोड़ी कमी है, वो भी सुधर जाएगा और आने वाले समय में इकोनॉमी में ग्रोथ रेट हमारा 8% से ऊपर जाएगा और निश्चित रूप से रोजगार निर्माण होगा। रोजगार निर्माण हुआ है, आगे भी और निर्माण होगा, ये मेरा विश्वास है। नरेंद्र मोदी और आपकी पार्टी के लोग एक मुद्दा बना रहे हैं कि महागठबंधन को महामिलावट बोल रहे हैं, जबकि आपके पास भी एलाइज हैं, 35 एलाइज हैं नॉर्थ ईस्ट में, देखा जाए सब जगह देखा जाए। तो आपको कितना बड़ा चुनौती लग रहा है ये महागठबंधन? देखिए, मुझे बताइए, जो लोग एक दूसरे की तरफ देखते नहीं थे, एक दूसरे के साथ बैठते नहीं थे, एक दूसरे को नमस्कार नहीं करते थे, एक दूसरे की तरफ देखकर हंसते नहीं थे, वो अचानक दोस्त कैसे बने? ये दोस्त इसलिए बने कि मोदी जी के नेतृत्व में हम ताकतवान बने और उनको जब इस बात का पता चला कि हम इनको हरा नहीं सकते,
इसलिए ये अपॉर्चुनिस्ट जो है, अपॉर्चुनिज्म, उसके आधार पर ये अलायंस बनी है। मुझे बताइए, मायावती जी और अखिलेश यादव जी की अलायंस का कौन सा सैद्धांतिक आधार है? भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलायंस का आधार हिंदुत्व का है। ये अलायंस जो बनी है ये केवल फियर जो है, डर है, उसके कारण बनी हुई है। और अब लोगों के मन में डर पैदा करके वो चुनकर आना चाहते हैं। और आपको मालूम है 71 में इसी प्रकार की जब अलायंस बनी थी इंदिरा जी के खिलाफ, तो लोगों ने इंदिरा जी को चुनकर दिया था। राजनीति में 2+2 कभी होता नहीं 4। और इसलिए मेरा विश्वास है कि ये अलायंस पूरी तरह से सिद्धांतों के आधार पर नहीं, अपॉर्चुनिज्म के आधार पर है। और हमारी अलायंसेस जो वो पहले से हुई, अकाली दल हमारा पुराना साथी है, शिवसेना की हमारी हिंदुत्व के आधार पर हुई है। और इसलिए हमारे अलायंस का आधार सैद्धांतिक है और इनके अलायंस का आधार अपॉर्चुनिज्म है। और इसलिए ये ऐसे अलायंस को जनता कभी चुनकर नहीं देंगी जो केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी पार्टी जीतेगी और मोदी जी के नेतृत्व में हमारा सरकार बनेगा, यही मुझे विश्वास है। एक आखिरी सवाल नितिन जी, एयर स्ट्राइक का जो मुद्दा है, विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी इसको भुना रही है। एयर स्ट्राइक के मुद्दे को सेनाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, उनको जो आप लोगों ने एयर स्ट्राइक किया उसको चुनावी मुद्दा बनाकर उसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए और हमारे शूर जवानों ने बलिदान किया, उसके ऊपर संशय नहीं व्यक्त करना चाहिए। जो पाकिस्तान का रेडियो और टीवी जो बात करती है, अगर हमारे विपक्ष के नेता करने लगेंगे तो देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। नहीं इसका श्रेय किसी को है। हम लोग इस समय इस मुद्दे को राजनीति से ऊपर जाकर हम पूरे देश की अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा के लिए एकजुट से खड़े रहे और यही संदेश हम जनता में दे, यही अच्छा होगा। मैं इस विषय के ऊपर ना कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता हूँ, न इसका राजनीतिकरण करना चाहता हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि शूर जवान जो देश के लिए जिनने बलिदान किया है उनका अपमान हो, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट कोई ना करे, न कोई इसका श्रेय ले, न कोई इसके बारे में राजनीतिक चर्चा करे। हम पूरी तरह देश की अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा के लिए हमारे शूर जवानों के साथ खड़े रहे और पाकिस्तान जैसे हमारे शत्रु राष्ट्र का मुकाबला करे, यही राष्ट्रवादी लोगों से अपेक्षा है। इसी में देश का हित है, यही मुझे लगता है। नितिन जी, आपने कहा कि हम बहुमत से दोबारा सरकार बनाएंगे, तो आप अपने आप को कहाँ पाते हैं 2019 में? मोदी की सरकार अगर बनती है जैसा आप कह रहे हैं, तो अपने आप को किस रोल में पाते हैं वहाँ पे? देखिए, मैं लोकसभा तो चुन कर आऊँगा और उसके बाद प्रधानमंत्री का प्रिविलेज होता है किसको क्या काम देना है, जो देंगे वो काम स्वीकार करेंगे। यही पोर्टफोलियो चाहेंगे या कुछ और चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ चाहता नहीं। जो पार्टी और जो प्रधानमंत्री तय करेंगे, वो जो अगर जो भी काम देंगे वो करूँगा। धन्यवाद नितिन जी हमसे बात करने के लिए। ये थे नितिन गडकरी जो कि चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।